हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास पे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे और हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, या फिर हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना। ओके, तो हम किस बारे में चर्चा कर रहे थे? हम ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में चर्चा कर रहे थे। और अभी तक मैंने आपको यह बता दिया था कि 1920 में क्या हुआ था कि एडविन हबल नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन था? एडविन हबल नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस बात के लिए प्रमाण दिए कि जो आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दूर जा रही है मतलब जैसे कि मान के चलिए किसी समय पर ये 4 आकाश गंगाओं की पोजीशन है, तो कुछ समय बाद सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से और अधिक दूर हो जाएंगी, यानी कि इन सभी की दूरी आपस में बढ़ जाएगी। ओके, तो 1920 में क्या हुआ कि एडविन हबल ने इस बात के लिए प्रमाण दिए कि सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और कल की क्लास में मैंने आपको इस बात को समझाया था कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इस बात का केवल एक ही अर्थ है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है यानी कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। ओके, तो कल की क्लास में हमने यह सीख लिया था कि समय के साथ ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे ब्रह्मांड और अधिक बड़ा होता जाता है। अब फ्रेंड्स, ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में जो थ्योरी अभी सर्वमान्य है उसे हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। ओके, तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो अभी ब्रह्मांड के निर्माण को एक्सप्लेन करती है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था। और मैंने आपको कल की क्लास में यह भी बताया था कि ये बिग बैंग थ्योरी जो है वो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस पर बेस्ड है, और इस कारण से बिग बैंग थ्योरी को भी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहा जाता है। यानी कि बिग बैंग थ्योरी इस बात पर बेस्ड है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको इस बात को समझाता हूं कि बिग बैंग थ्योरी इस बात पर किस तरह से बेस्ड है। बिग बैंग थ्योरी तक हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के जरिए कैसे पहुंचे, और उसके बाद मैं आपको बिग बैंग थ्योरी समझाऊंगा और बताऊंगा कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था। सो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मान के चलिए कि किसी पर्टिकुलर समय पर ब्रह्मांड का आकार ये है। ओके, तो आपको समझाने के लिए मैं आपको इस बात को बता रहा हूं कि मान के चलिए कि किसी पर्टिकुलर समय पर ब्रह्मांड का आकार ये है। तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस यानी कि विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना के अनुसार क्या होगा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ब्रह्मांड का विस्तार होगा, यानी कि एज द टाइम विल पास सो यूनिवर्स विल एक्सपेंड, और ब्रह्मांड का विस्तार होगा यानी कि ब्रह्मांड और अधिक बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स, यदि हम समय में आगे जाएं, ओके, यानी कि यदि समय आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? ब्रह्मांड और बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यदि हम समय में और अधिक आगे जाएं तो क्या होगा कि ब्रह्मांड और अधिक बड़ा हो जाएगा। ओके, यानी कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे ब्रह्मांड भी और बड़ा होता जाएगा। अब फ्रेंड्स, मान के चलिए कि हम अभी इस स्टेज पर हैं। ओके, मान के चलिए कि हम अभी इस स्टेज पर हैं। तो यदि हम समय में पीछे जाएं, यानी कि यदि हम ब्रह्मांड के इतिहास को खोजें, यदि हम ब्रह्मांड के इतिहास का अध्ययन करें, ओके, तो यदि हम समय में पीछे जाएं तो हम क्या पाएंगे कि जैसे जैसे हम समय में पीछे जा रहे हैं वैसे वैसे ब्रह्मांड का जो आकार है, ब्रह्मांड का जो साइज है वो कम हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे ब्रह्मांड अधिक बड़ा है और यहां पे ब्रह्मांड छोटा है, और यहां पे ब्रह्मांड और अधिक छोटा है। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि जैसे जैसे हम समय में पीछे जाएंगे वैसे वैसे ब्रह्मांड का आकार जो है वो छोटा होता जा रहा है। तो यदि फ्रेंड्स, ये जो हमने एक टाइम लिया था टी, इस टाइम से भी पीछे यदि हम ब्रह्मांड के इतिहास को जानना चाहें और यदि हम इस टाइम से भी पीछे जाएंगे तो क्या होगा? तो ब्रह्मांड का आकार और अधिक छोटा होगा। और यदि हम इस समय से भी पीछे जाएं तो क्या होगा? ब्रह्मांड का आकार और अधिक छोटा होगा। और फ्रेंड्स, जब समय की शुरुआत हुई होगी, यानी कि जब टाइम कितना होगा? 0 होगा। ओके, जब समय की शुरुआत हुई होगी तो ब्रह्मांड का आकार सबसे अधिक छोटा होगा, यानी कि ब्रह्मांड बहुत अधिक छोटा होगा, एक बिंदु के बराबर होगा, एक एटम के बराबर होगा। ओके, तो यदि हम समय की शुरुआत को देखें तो हमने क्या थ्योरी बनाई? तो हमारी थ्योरी यह है कि समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ब्रह्मांड का आकार बढ़ता जा रहा है। तो यदि हम समय में पीछे जाएं
तो क्या होगा, ब्रह्मांड का आकार छोटा होता जाएगा। ओके, तो यदि हम बिल्कुल शुरुआती समय देखें, यानी कि जहां से समय की शुरुआत हुई थी, जहां पर समय 0 था, उस समय ब्रह्मांड सबसे अधिक छोटा होगा, यानी कि एक कण के बराबर होगा, एक बिंदु के बराबर होगा, एक एटम से भी छोटा होगा। ओके, तो फ्रेंड्स यही बात जो है वो बिग बैंग थ्योरी का आधार बनती है, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी में सबसे पहली बात यह कही गई थी कि जब कुछ भी नहीं था तब सिंगुलरिटी थी। सिंगुलरिटी का जो साइज था वो एक एटम के साइज से भी अधिक छोटा था। तो आइए अब हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अब आप इस बात को भलीभांति समझ गए होंगे कि कैसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना यानी कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस पर पूरी की पूरी बिग बैंग थ्योरी बेस्ड है। क्योंकि विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना या एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस से ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि एक समय जब समय की शुरुआत हुई होगी, उस समय ब्रह्मांड का आकार जो है वो एक एटम, एक अणु से भी छोटा होगा, एक परमाणु से भी छोटा होगा। ब्रह्मांड का आकार एक परमाणु से भी छोटा होगा। तो आइए अब मैं आपको बिग बैंग थ्योरी समझाता हूं। सो फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि जब कुछ भी नहीं था, स्टार्टिंग में जब कुछ भी नहीं था, तब एक सिंगुलरिटी थी। सिंगुलरिटी का मतलब होता है एकाकी परमाणु। ओके, तो क्या कहती है बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था। ओके, कुछ भी नहीं था तो था क्या? एक सिंगुलरिटी थी। सिंगुलरिटी का मतलब क्या होता है? एकाकी परमाणु। अब ये जो सिंगुलरिटी थी ये एक इनफाइनाइट डेसिमली स्मॉल पॉइंट था। इनफाइनाइट डेसिमली स्मॉल पॉइंट का मतलब होता है कि यदि देखिए, आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, यदि मैं एक यहां पे एक डेसिमल बना दूं, ओके, तो आप देख सकते हैं ध्यान से कि ये जो डेसिमल है वो कितना अधिक छोटा है। तो इनफाइनाइट डेसिमली स्मॉल पॉइंट का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो कि एक डेसिमल से भी कई गुना अधिक छोटी हो, एक डेसिमल से भी जो बहुत अधिक छोटी हो। ओके, तो जैसे कि मैं यदि यहां पे एक डेसिमल बनाता हूं तो आप देख सकते हैं कि एक डेसिमल कितना अधिक छोटा है। तो ऐसी चीज जो डेसिमल से, एक बिंदु से, एक भी कहीं गुना अधिक छोटी हो। ओके, तो फ्रेंड्स जो सिंगुलरिटी है, सिंगुलरिटी का जो साइज था, ओके, यदि हम सिंगुलरिटी की साइज की बात करें या फिर हम सिंगुलरिटी की वॉल्यूम की बात करें, यानी कि सिंगुलरिटी के आयतन की बात करें या फिर सिंगुलरिटी के आकार की बात करें, तो सिंगुलरिटी का वॉल्यूम जो था वो एक एटम के बराबर या उससे भी कम था। ओके, सिंगुलरिटी का जो साइज था, सिंगुलरिटी का जो वॉल्यूम था, यानी कि सिंगुलरिटी का जो आयतन था वो एक एटम के यानी कि एक परमाणु के आयतन से भी कम था। यानी कि सिंगुलरिटी जो है वो परमाणु से भी अधिक छोटा था। ओके, इसका जो साइज है वो एटम के साइज से भी अधिक छोटा था, परमाणु के साइज से भी अधिक छोटा था। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी दुनिया में हर चीज एटम की बनी हुई है, परमाणु की बनी हुई है, और परमाणु इतने अधिक छोटे होते हैं कि परमाणु को हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। परमाणु बहुत अधिक छोटे होते हैं, और ये जो सिंगुलरिटी थी, इसका जो साइज था, इसका जो आकार था, वो इस एटम के साइज से यानी कि इस परमाणु के साइज से भी अधिक छोटा था। तो आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि सिंगुलरिटी कितनी अधिक छोटी थी, ये जो एकाकी परमाणु था वो कितना अधिक छोटा था। क्यों? क्योंकि इसका जो वॉल्यूम था, इसका जो आयतन था, वो एक एटम, एक परमाणु के आयतन से भी कम था। उसके बाद फ्रेंड्स अगला सवाल आता है कि इस सिंगुलरिटी में यानी कि इस एकाकी परमाणु में क्या क्या था। सो फ्रेंड्स, आज हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है, हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जी है, ओके, सो ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी एनर्जी है, वो सारी की सारी ऊर्जा शुरुआत में इस सिंगुलरिटी में थी। ओके, तो जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी एनर्जी है, वो सारी की सारी एनर्जी कहां थी? वो सारी की सारी एनर्जी इस सिंगुलरिटी में थी, यानी कि इस एकाकी परमाणु में थी। उसके अलावा फ्रेंड्स जितना भी टाइम स्पेस है, यानी कि जो भी समय है, अंतरिक्ष है, वो सब कहां था? वो सब कुछ भी सिंगुलरिटी के अंदर मौजूद था। तो इस सिंगुलरिटी में क्या क्या था? जितनी भी ऊर्जा है वो समस्त ऊर्जा इस सिंगुलरिटी में थी। उसके अलावा जितना भी समय एवं अंतरिक्ष है, टाइम एंड स्पेस है, वो भी इस सिंगुलरिटी के अंदर मौजूद था। यानी कि सारी ऊर्जा, सारा समय, सारा अंतरिक्ष सब किसके अंदर था? इस सिंगुलरिटी के अंदर था। लेकिन फ्रेंड्स अब ब्रह्मांड में एक और चीज होती है इसके अलावा। क्या होती है? मैटर। मैटर यानी कि पदार्थ।
तो अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर आपने कहा कि सिंगुलरिटी में सारी ऊर्जा थी, समय था, अंतरिक्ष था, लेकिन मैटर कहां था? तो फ्रेंड्स इस बात का जवाब है कि सिंगुलरिटी में मैटर बिल्कुल भी नहीं था। ओके, सिंगुलरिटी में मैटर बिल्कुल भी नहीं था। उस समय सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा थी, सिर्फ और सिर्फ प्योर एनर्जी थी, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा थी, मैटर बिल्कुल भी नहीं था। ओके, तो यदि हम सिंगुलरिटी की बात करें, एकाकी परमाणु की बात करें, तो इस एकाकी परमाणु में मैटर यानी कि पदार्थ बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा थी, समय एवं अंतरिक्ष था। यानी कि सारा का सारा समय, सारा अंतरिक्ष और सारी ऊर्जा इस एकाकी परमाणु में स्थित थी। उसके बाद फ्रेंड्स एक चीज की कल्पना कीजिए कि यदि एक छोटे से पॉइंट के अंदर हम ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा डाल दें। ओके, यदि हम एक छोटे से पॉइंट के अंदर ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा डाल दें तो क्या होगा? ओके, तो उस पॉइंट का जो टेम्परेचर है, उस पॉइंट का जो तापमान है वो कितना हो जाएगा? तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर यदि हम एक छोटी सी जगह पर ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा डाल दें, क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत अधिक ऊर्जा मौजूद है, तो इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है, इस पॉइंट का जो तापमान है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स सिंगुलरिटी का जो टेम्परेचर था, यानी कि सिंगुलरिटी का जो तापमान था वो इनफाइनाइट था, यानी कि अनंत था। ओके, तो सिंगुलरिटी का तापमान कितना था? सिंगुलरिटी का तापमान अनंत था। उसके बाद फ्रेंड्स मेरा अगला सवाल है कि सिंगुलरिटी का प्रेशर कितना था? प्रेशर का अर्थ होता है दाब। तो सिंगुलरिटी में तापमान तो अनंत था, लेकिन सिंगुलरिटी में दाब कितना था? तो फ्रेंड्स अब आप एक चीज इमेजिन कीजिए कि मान के चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। जैसे कि फ्रेंड्स मान के चलिए यहां पर एक अधिक सरफेस है। ओके, और यहां पर हम यदि मान के चलिए फ्रेंड्स हमारे पास दो सरफेस हैं, ये एक बड़ा सरफेस है और एक छोटा सरफेस है। अब पहले केस में हमने क्या किया कि इस बड़े सरफेस पर 10 किलो वजन रख दिया। ओके, कितना वजन रखा? 10 किलो वजन रखा। और दूसरे केस में हमने क्या किया कि इस छोटे से सरफेस पर 10 किलो वजन रख दिया। ओके, तो अब इन दोनों ही केसेस में आप बताएं कि इस सरफेस पर यानी कि इस सतह पर अधिक दबाव होगा या फिर एक दूसरी सतह पर अधिक दबाव होगा? तो आप कहेंगे कि सर ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि यहां पर क्या है कि जो सतह है, जो सरफेस है, उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए यहां पर दबाव कम होगा। लेकिन यहां पर बहुत कम क्षेत्रफल वाले सतह पर, बहुत कम एरिया वाले सरफेस पर बहुत ज्यादा वजन डाल दिया गया है, इसलिए यहां पर दाब बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स फिजिक्स का, भौतिकी का एक बहुत सामान्य नियम है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है, ओके, जैसे जैसे एरिया बढ़ता है यानी कि क्षेत्रफल बढ़ता है, तो जो दबाव है, दबाव कम होता जाता है। लेकिन यदि आप एरिया को घटा दें, ओके, तो यदि आप क्या करें, यदि आप एरिया को घटा दें तो क्या होगा? दबाव बढ़ता जाएगा। अब यदि हम सिंगुलरिटी की बात करें, ओके, यदि हम अपने एकाकी परमाणु की बात करें, तो इस एकाकी परमाणु में ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा थी, ब्रह्मांड का सारा समय था, अंतरिक्ष था, और इसका जो आयतन था, इसका आयतन एक परमाणु के आयतन से भी कम था। इसका जो आयतन था यानी कि इसका जो आकार था, इसका जो साइज था, वो एक परमाणु के, एक एटम के साइज से भी कम था। तो अब आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि यदि आप इतनी छोटी सी जगह पर सब कुछ रख देंगे तो उस जगह का दाब कितना होगा? तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर सिंगुलरिटी का जो प्रेशर है वो भी इनफाइनाइट था, अनंत था। क्यों? क्योंकि सारा का सारा ब्रह्मांड जो है वो एक छोटे से पॉइंट के अंदर, एक छोटे से बिंदु के अंदर सिमटा हुआ था, इसलिए इस पॉइंट का, इस बिंदु का जो प्रेशर है, इस बिंदु का जो दबाव है वो कितना था? वो भी अनंत था। ओके, तो फ्रेंड्स हमने सिंगुलरिटी के जो कैरेक्टर फीचर्स हैं उसके बारे में अपनी चर्चा पूरी कर ली है। अब हमारा अगला सवाल है कि अब इसके बाद हुआ क्या? ओके, इसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? तो आइए अब मैं आपको बिग बैंग समझाता हूं और समझाता हूं कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। सो फ्रेंड्स मान के चलिए कि यहां स्क्रीन पर मैंने एक छोटा सा रूम ड्रॉ किया हुआ है। तो क्या है कि एक छोटा सा कमरा है, एक छोटा सा रूम है, और इसमें यदि मान के चलिए कि आप हजारों और लाखों की संख्या में लोगों को भर दें, ओके, एक बहुत छोटा सा रूम है, बहुत छोटा सा रूम है, और आपने क्या किया कि आपने हजारों और लाखों की संख्या में इसमें लोगों को भर दिया। ओके, तो यदि एक छोटे से रूम में लाखों लोगों को भर दिया जाए तो क्या होगा? तो एक जाहिर सी बात है कि ये लोग इस दीवार को तोड़कर बाहर जाने की कोशिश करेंगे। ओके, यानी कि इस दीवार पर क्या होगा?
प्रेशर बढ़ जाएगा, इस दीवार पर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, दबाव बढ़ता जाएगा। ओके, और सभी के सभी लोग क्या प्रयास करेंगे कि वो इस रूम से बाहर निकल जाएं। आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लेके देखिए कि यदि एक छोटे से कमरे में अगर आप हजारों लोगों को भर दें तो क्या होगा, तो वो सभी के सभी लोग इस बात का प्रयास करेंगे कि वो कुछ भी करके किसी भी कीमत पर इस कमरे की दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाएं। ओके, लेकिन फ्रेंड्स इससे भी कहीं गुना ज्यादा इमेजिन करना ये मुश्किल है कि यदि एक छोटे से बिंदु में सारे के सारे ब्रह्मांड को भर दिया जाए, तो यदि इस छोटे से बिंदु में सारे के सारे ब्रह्मांड को भर दिया जाए तो क्या होगा, तो डेफिनेटली सेम परिस्थिति उत्पन्न होगी। और ब्रह्मांड का जितना भी, और ब्रह्मांड के अंदर मैंने आपको बताया कि ये जो सिंगुलरिटी थी, ओके, यानी कि ये जो एकाकी परमाणु था, इसमें ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा थी, सारी की सारी एनर्जी थी, सारा समय था, सारा स्पेस था, यानी कि सारा अंतरिक्ष था। ओके, तो अब ये एनर्जी, टाइम और स्पेस क्या प्रयास करेंगे? ओके, ये जो ऊर्जा है ये क्या प्रयास करेगी? ये ऊर्जा प्रयास करेगी कि वो किसी भी तरह इस छोटे से पॉइंट से बाहर निकल जाए। और फ्रेंड्स डेफिनेटली वही हुआ। ये जो सिंगुलरिटी थी, यानी कि ये जो छोटा सा बिंदु था, एकाकी परमाणु था, उसमें विस्फोट हो गया। ओके, तो जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि यहां पर एक बहुत ही भयानक विस्फोट हो रहा है। तो क्या हुआ कि जो सिंगुलरिटी थी, जो एकाकी परमाणु था, ओके, जिसमें कि सारा का सारा ब्रह्मांड सिमटा हुआ था, वो एकाकी परमाणु में विस्फोट हो गया। ओके, और यदि हम एक आम भाषा में कहें, एक बोलचाल की भाषा में कहें, तो हम ये कहेंगे कि सिंगुलरिटी फट गई। ओके, या फिर हम ये कहेंगे कि एकाकी परमाणु फट गया। और यदि हम एक अच्छी भाषा का प्रयोग करें तो हम ये कहेंगे कि इस सिंगुलरिटी में, इस एकाकी परमाणु में विस्फोट हो गया। तो फ्रेंड्स यहां पर आप स्क्रीन पर एनिमेशन में देख सकते हैं कि कैसे एकदम से सिंगुलरिटी एक्सप्लोड हुई, यानी कि जो सिंगुलरिटी थी, जो एकाकी परमाणु था, यानी कि जो हमारा छोटा सा पॉइंट था, वो अचानक से फट गया, वो अचानक से उसमें विस्फोट हो गया। ओके, और इसी विस्फोट को हम कहते हैं बिग बैंग। बिग बैंग का अपने आप में मतलब होता है एक्सप्लोजन, यानी कि विस्फोट। ओके, तो बिग बैंग का मतलब है कि एक महान विस्फोट, एक बहुत बड़ा विस्फोट। ओके, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? बिग बैंग कहते हैं, यानी कि इसी घटना को हम क्या कहते हैं? बिग बैंग कहते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स उसके बाद हमारे पास सवाल आता है कि बिग बैंग की घटना कब हुई? तो फ्रेंड्स बिग बैंग की घटना आज से 13.7 बिलियन साल पहले हुई थी। ओके, तो बिग बैंग की घटना कब हुई थी? आज से 13.7 बिलियन साल पहले हुई थी। और पहले क्या था? पहले एक सिंगुलरिटी थी, यानी कि एकाकी परमाणु था, और 13.7 बिलियन साल पहले ये जो एकाकी परमाणु था, इसमें विस्फोट हुआ और ये एकाकी परमाणु फट गया। ओके, और इस एकाकी परमाणु के फटने के साथ ही हमारे ब्रह्मांड का निर्माण जो है, हमारे ब्रह्मांड की मेकिंग जो है वो शुरू हो गई। ओके, क्या शुरू हो गया? हमारे ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हो गया। और ब्रह्मांड के निर्माण के साथ ही ब्रह्मांड का फैलना, ब्रह्मांड का विस्तार, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स भी स्टार्ट हो गया। ओके, तो बिग बैंग क्या है? बिग बैंग का मतलब है कि जब जो सिंगुलरिटी थी, जो एकाकी परमाणु था, उसमें विस्फोट हुआ, तो उस घटना को हम बिग बैंग या फिर महान विस्फोट कहते हैं। ओके, और ये बिग बैंग हुआ कब था? बिग बैंग हुआ था आज से 13.7 बिलियन साल पहले। और बिग बैंग के साथ ही हमारे ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हो गया, और उसके अलावा हमारा ब्रह्मांड जो है उसका विस्तार होना भी शुरू हो गया। और जो विस्तार बिग बैंग के समय शुरू हुआ था, वो विस्तार आज तक भी हो रहा है। इसीलिए फ्रेंड्स एडविन हबल ने 1920 में जब इस बात को ऑब्जर्व किया कि जो गैलेक्सीज हैं, जो आकाश गंगाएं हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी कि जो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, वो ब्रह्मांड का विस्तार बिग बैंग के समय से, यानी कि आज से 13.7 बिलियन साल पहले शुरू हुआ था, और वो विस्तार आज भी हो रहा है। सो फ्रेंड्स आइए अब हम देखते हैं कि बिग बैंग यानी कि इस महान विस्फोट के बाद आखिर हुआ क्या। ओके, तो बिग बैंग के साथ हमारे ब्रह्मांड का निर्माण तो स्टार्ट हो गया, उसकी शुरुआत हो गई, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? ओके, तो जैसे कि ये सिंगुलरिटी थी, और विस्फोट के साथ क्या हुआ कि ये सिंगुलरिटी फट गई। ओके, क्या हुआ कि ये सिंगुलरिटी फट गई, और इसके फटने को, इसके विस्फोट को हम क्या कहते हैं? बिग बैंग कहते हैं। और इस सिंगुलरिटी के फटने के साथ ही ब्रह्मांड का विस्तार जो है, यानी कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन जो है, वो शुरू हो गया। और यूनिवर्स के एक्सपेंशन यानी कि ब्रह्मांड के विस्तार के साथ ही ब्रह्मांड का निर्माण भी शुरू हो गया।
तो फ्रेंड्स जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ, जैसे मान के चलिए कि पहले ब्रह्मांड इतना हुआ, फिर ब्रह्मांड और अधिक बड़ा हुआ, फिर ब्रह्मांड और अधिक बड़ा हुआ। ओके, तो जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ तो क्या हुआ कि समय की शुरुआत हो गई। ओके, तो बिग बैंग के टाइम को हम मानते हैं टाइम इक्वल टू 0, यानी कि जब बिग बैंग से पहले तो समय था ही नहीं, जब सिंगुलरिटी थी तो उस समय सारा का सारा समय तो सिंगुलरिटी में था, यानी कि बिग बैंग से पहले, इस महान विस्फोट से पहले समय था ही नहीं। तो बिग बैंग के टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम इक्वल टू 0, यानी कि बिग बैंग से समय की शुरुआत हो जाती है। ओके, तो समय की शुरुआत कब से हुई, टाइम की शुरुआत कब से हुई, टाइम की शुरुआत बिग बैंग से होती है, यानी कि जब सिंगुलरिटी में एक्सप्लोजन हुआ, जब सिंगुलरिटी का विस्फोट हुआ तो उस समय से समय की शुरुआत हुई। तो बिग बैंग को हम कहते हैं टाइम इक्वल टू 0, यानी कि यहां से समय की शुरुआत हुई। ओके, तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि समय शुरू हो गया। दूसरा काम क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि सिंगुलरिटी में सारा का सारा स्पेस है, यानी कि सारा का सारा अंतरिक्ष मौजूद है, तो अंतरिक्ष का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। ओके, तो जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ वैसे वैसे अंतरिक्ष बनता गया। उसके अलावा फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा जो है वो सिंगुलरिटी में थी, यानी कि वो एकाकी परमाणु में थी। तो अब ये जो ऊर्जा थी ये पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। ओके, ये जो ऊर्जा थी ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अंतरिक्ष में फैलने लगी। सो आइए फ्रेंड्स एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि बिग बैंग के बाद, यानी कि इस महान विस्फोट के बाद कैसे पूरा का पूरा घटनाक्रम चला और कैसे हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। सो फ्रेंड्स बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार एवं विकास दोनों ही शुरू हो गया था। तो ब्रह्मांड के विकास को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। ओके, ब्रह्मांड के विकास को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, रेडिएशन एरा और मैटर एरा। अब फ्रेंड्स रेडिएशन एरा का क्या मतलब है, तो रेडिएशन एरा का मतलब होता है विकिरण युग या फिर विकिरण काल। और मैटर एरा का क्या मतलब होता है, तो मैटर एरा का मतलब होता है पदार्थ युग या फिर पदार्थ काल। ओके, तो रेडिएशन एरा का क्या मतलब है, रेडिएशन एरा का मतलब है विकिरण युग और मैटर एरा का मतलब है पदार्थ युग। अब फ्रेंड्स रेडिएशन एरा या फिर विकिरण काल या फिर विकिरण युग का मतलब वास्तविकता में क्या होता है और इस काल को, इस एरा को रेडिएशन एरा या फिर विकिरण युग क्यों कहा जाता था। तो फ्रेंड्स इस युग का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये था कि इस युग में ऊर्जा सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट थी। ओके, तो इस युग में ऊर्जा या फिर एनर्जी सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट थी। और यदि हम मैटर की बात करें, यानी कि पदार्थ की बात करें, तो पदार्थ इस युग की शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे युग आगे बढ़ता है तो पदार्थ का जन्म होता है, मैटर का जन्म होता है, लेकिन तो भी ऊर्जा मैटर से कहीं अधिक ज्यादा प्रेजेंट थी। ओके, यानी कि इस युग का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था कि इस युग में ऊर्जा बहुत अधिक थी और जो मैटर है, पदार्थ है, वो बहुत कम था। तो क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि इस युग में ऊर्जा बहुत अधिक थी और पदार्थ यानी कि मैटर बहुत कम था। और चूंकि इस युग में ऊर्जा का बोलबाल था, चूंकि इस युग में ऊर्जा का दबदबा था, इसलिए इस युग को रेडिएशन एरा या फिर विकिरण युग कहा जाता है। अब फ्रेंड्स रेडिएशन एरा के बाद आता है मैटर एरा। तो मैटर एरा को हम कहते हैं पदार्थ युग या फिर पदार्थ काल। तो पदार्थ युग में क्या हो गया था कि पदार्थ युग में मैटर का डोमिनेंस था, यानी कि पदार्थ का डोमिनेंस था। इस बात का यह मतलब है कि पदार्थ युग में पदार्थ जो था वो अधिक था। ओके, और एनर्जी जो थी, बहुत सारी एनर्जी पदार्थ में बदली जा चुकी थी, इसलिए ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पदार्थ उपलब्ध था। ब्रह्मांड में सफिशिएंटली जो मैटर था वो अवेलेबल था। ओके, तो इसीलिए चूंकि इस एरा में, इस काल में मैटर बहुत ज्यादा था, वो पदार्थ बहुत ज्यादा था, इसीलिए इस काल को मैटर एरा या फिर पदार्थ युग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम रेडिएशन एरा यानी कि विकिरण काल या फिर विकिरण युग के बारे में चर्चा करेंगे और रेडिएशन एरा के बाद हम मैटर एरा यानी कि पदार्थ युग के बारे में चर्चा करेंगे। अब फ्रेंड्स जो रेडिएशन एरा है, रेडिएशन एरा भी बहुत सारे छोटे छोटे इपॉक्स में डिवाइडेड है। ओके, तो जो रेडिएशन एरा है वो भी बहुत सारे छोटे छोटे इपॉक्स में डिवाइडेड है। अब इपॉक का क्या मतलब होता है, तो इपॉक का मतलब भी युग ही होता है। ओके, तो इपॉक का क्या मतलब है, तो इपॉक का मतलब भी युग होता है, यानी कि इपॉक भी क्या है, एक टाइम पीरियड है।
इपॉक भी क्या है, एक समय अवधि है, एक समय की अवधि है, एक टाइम पीरियड है। ओके, तो आपको बस ये समझना है कि जो पूरा का पूरा रेडिएशन एरा है, यानी कि जो पूरा का पूरा रेडिएशन युग है, वो छोटे छोटे इपॉक्स में डिवाइडेड है, यानी कि वो छोटे छोटे युगों में डिवाइडेड है। तो आइए हम एक एक करके रेडिएशन एरा के सारे युगों के बारे में चर्चा करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है प्लैंक इपॉक। तो प्लैंक इपॉक को आप लोग हिंदी में प्लैंक युग भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड के विकास को हमने 2 युगों में विभाजित किया है, सबसे पहले विकिरण युग और उसके बाद पदार्थ युग। तो सबसे पहले हम विकिरण युग के बारे में चर्चा करेंगे। अब जो रेडिएशन एरा है, यानी कि विकिरण युग है, वो भी बहुत सारे छोटे छोटे युगों में विभाजित है। तो जो रेडिएशन एरा है, यानी कि विकिरण काल या फिर विकिरण युग है, उसका सबसे पहला युग है प्लैंक इपॉक, जिसे आप प्लैंक युग भी कह सकते हैं। अब फ्रेंड्स, प्लैंक इपॉक के शुरुआत का क्या समय था? तो प्लैंक इपॉक के शुरुआत का समय था 0 समय का मतलब है कि जब समय की शुरुआत हुई थी, जब टाइम की बिगनिंग हुई थी, यानी कि बिग बैंग के जस्ट बाद। ओके, तो जैसे ही बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग के जस्ट बाद प्लैंक इपॉक स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि बिग बैंग से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, बिग बैंग के जस्ट बाद ब्रह्मांड का निर्माण होना शुरू हुआ। ओके, तो जैसे ही बिग बैंग हुआ उसके जस्ट बाद प्लैंक इपॉक स्टार्ट हो गया, यानी कि प्लैंक इपॉक का टाइम कितना है? 0 यानी कि जब से ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ। अब फ्रेंड्स, प्लैंक इपॉक में ब्रह्मांड का तापमान कितना था? तो प्लैंक इपॉक में ब्रह्मांड का तापमान था 10⁻40 केल्विन। अब फ्रेंड्स, 10⁻40 केल्विन बहुत अधिक ज्यादा तापमान होता है। आप ऐसे सोचिए कि ये है 10 केल्विन, 100 केल्विन, 1000 केल्विन, 10,000 केल्विन, 1,00,000 केल्विन। तो 1,00,000 केल्विन कितना अधिक तापमान होगा, और 1,00,000 केल्विन को हम कहते हैं 10⁵ केल्विन। ओके, तो 1,00,000 केल्विन जो है, 1,00,000 केल्विन 10⁵ केल्विन है। तो 10⁻40 केल्विन कितना अधिक ज्यादा है? 10⁻40 केल्विन कितना अधिक ज्यादा है? ओके, तो इस समय ब्रह्मांड बहुत ज्यादा अधिक गर्म था, ब्रह्मांड का जो तापमान था वो बहुत ज्यादा था। उसके बाद फ्रेंड्स, आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्लैंक इपॉक में प्लैंक इपॉक के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, यानी क्या क्या विशेषताएं थी। तो प्लैंक इपॉक की सबसे पहली विशेषता ये थी कि यहां पर कोई भी मैटर नहीं था। ओके, सो देयर वाज नो मैटर एग्जिस्टिंग, यानी कि यहां पर पदार्थ बिल्कुल भी नहीं था, शून्य था। उसके बाद फ्रेंड्स, प्लैंक इपॉक में सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या था? एनर्जी थी, ऊर्जा थी। ओके, तो प्लैंक इपॉक में सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा थी, प्योर एनर्जी थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा थी, बिल्कुल भी पदार्थ नहीं था। अब फ्रेंड्स, इस बात को आप लोगों ने या तो कहीं पढ़ा होगा, जैसे कि आपने फिजिक्स में यानी कि भौतिकी में इस बात को पढ़ा होगा, या फिर कहीं सुना होगा, या फिर आपने नहीं पढ़ा हो, नहीं सुना हो, तो मैं आज आपको इस बात को बताता हूं कि हमारी प्रकृति में 4 मूल बल होते हैं, यानी कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। ओके, तो हमारी प्रकृति में 4 मूल बल यानी कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, जो कि हैं गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स, और विद्युत चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में 4 मूल बल होते हैं, यानी कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से हैं वो फोर्सेस? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी कि प्रबल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी कि दुर्बल नाभिकीय बल, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि विद्युत चुंबकीय बल। ओके, तो फ्रेंड्स, प्लैंक इपॉक में अब प्लैंक इपॉक में क्या था कि प्लैंक इपॉक यानी कि जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, प्लैंक इपॉक यानी कि जब समय 0 था, तो प्लैंक इपॉक में ये चारों के चारों बल अलग अलग नहीं थे। प्लैंक इपॉक में ये चारों के चारों बल अलग अलग नहीं थे। ओके, बल्कि इन सभी के स्थान पर एक सुपर फोर्स था। ओके, तो क्या था? प्लैंक इपॉक में इन सभी बलों के स्थान पर एक सुपर फोर्स था। ओके, सुपर फोर्स को आप लोग एक महान बल बोल सकते हैं, एक सुपर बल। ओके, तो क्या था? इन चारों के चारों बलों के स्थान पर एक सुपर फोर्स यानी कि एक महान बल था, और इस सुपर फोर्स में ये चारों के चारों बल मौजूद थे, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल भी था, प्रबल नाभिकीय बल भी था, दुर्बल नाभिकीय बल भी था, और विद्युत चुंबकीय बल भी था। तो इस सुपर फोर्स में
प्रकृति के चारों मूल बल मौजूद थे। ओके, तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि प्लैंक इपॉक में, यानी कि जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई उस समय प्रकृति के चारों मूल बल अलग अलग नहीं थे। उस समय प्रकृति के चारों मूल बल एक साथ थे और उनको एक साथ क्या बोला जाता था? सुपर फोर्स। तो ये जो सुपर फोर्स है वो प्रकृति के चारों मूल बलों का क्या है? एंसिस्टर है, यानी कि पूर्वज है। तो प्रकृति के चारों मूल बलों ने कहां से जन्म लिया? सुपर फोर्स से जन्म लिया। अब फ्रेंड्स, ये जो प्लैंक इपॉक है इसके अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई और वो घटना ये थी कि गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो इस सुपर फोर्स से अलग हो गया। तो प्लैंक इपॉक के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी और वो घटना ये थी कि गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस सुपर फोर्स से अलग हो गया और अब इस सुपर फोर्स में केवल 3 बल बचे हुए थे, जो कि हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर और विद्युत चुंबकीय बल। ओके, और प्लैंक इपॉक कब से कब तक चला? तो प्लैंक इपॉक चला जब समय 0 था तब से कब तक? 10 टू द पावर -43 सेकंड्स तक प्लैंक इपॉक चला। ओके, तो प्लैंक इपॉक का कितना टाइम पीरियड था? तो 0 टाइम से लेकर 10 टू द पावर -43 सेकंड्स तक। इसके साथ फ्रेंड्स प्लैंक इपॉक समाप्त होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है ग्रांड यूनिफिकेशन इपॉक, यानी कि ग्रांड यूनिफिकेशन युग। तो ग्रांड यूनिफिकेशन युग का जो टाइम पीरियड है, यानी कि जो शुरुआती समय है वो कितना था? तो डेफिनेटली प्लैंक युग के बाद ग्रांड यूनिफिकेशन युग शुरू हुआ। तो ग्रांड यूनिफिकेशन युग का टाइम क्या है? 10 टू द पावर -43 सेकेंड्स। अब फ्रेंड्स, आप एक बात को सोचिए कि ये कितना छोटा सा समय है कि 1 सेकंड की यदि मैं बात करूं, एक क्षण की यदि मैं बात करूं, तो 1 सेकंड कितने जल्दी बीत जाता है। ओके, तो 1 सेकंड कितना छोटा समय है। यदि हम 1 सेकंड को 2 से डिवाइड करें तो ये आधा सेकंड हुआ। 1 सेकंड को 3 से डिवाइड करें तो ये 1/3 सेकंड हुआ। 1 सेकंड को यदि 10 से डिवाइड करें, ओके, तो जब आधा सेकंड कितना छोटा समय होता है, तो 1 सेकंड को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना छोटा समय होगा। ओके, और जब हम 1 सेकंड को 10 की पावर 43 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना छोटा समय होगा। तो 10 टू द पावर -43 सेकंड्स का मतलब होता है कि जब हम 1 सेकंड को 10 की पावर 43 से डिवाइड कर दें, तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि ये जो इपॉक्स थे, ये जो युग थे, वो कितने छोटे छोटे थे। ओके, सो फ्रेंड्स, क्या हुआ? आइए अब हम देखते हैं कि जो ग्रांड यूनिफिकेशन इपॉक है, यानी कि जो ग्रांड यूनिफिकेशन युग है, उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था, या फिर इसमें मेन इवेंट, यानी कि इसमें मेन घटना क्या हुई। तो फ्रेंड्स, ग्रांड यूनिफिकेशन इपॉक का टेम्परेचर कितना था? 10 टू द पावर 36 केल्विन। ओके, तो ग्रांड यूनिफिकेशन इपॉक में जो प्रमुख घटना घटी वो ये थी कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था, ओके, कौन सा फोर्स? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि प्रबल नाभिकीय बल। ओके, कौन सा बल? प्रबल नाभिकीय बल। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था वो सुपर फोर्स से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो था वो सुपर फोर्स से अलग हो गया। ओके, सो क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि प्रबल नाभिकीय बल, सुपर फोर्स से, यानी कि महान बल से अलग हो गया। तो अब सुपर फोर्स के पास क्या क्या बचा? तो अब सुपर फोर्स में केवल 2 चीजें थी, वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि दुर्बल नाभिकीय बल, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय बल। ओके, तो ये था ग्रांड यूनिफिकेशन इपॉक। उसके बाद फ्रेंड्स, अब आता है इन्फ्लेशनरी इपॉक। तो इन्फ्लेशनरी इपॉक का क्या मतलब है? तो इन्फ्लेशनरी इपॉक का मतलब होता है प्रसार युग। ओके, तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसकी शुरुआत क्या थी। तो इन्फ्लेशनरी इपॉक शुरू होता है 10 टू द पावर -36 सेकेंड्स आफ्टर बिग बैंग, यानी कि बिग बैंग के 10 टू द पावर -36 सेकेंड्स के बाद। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स, इन्फ्लेशनरी इपॉक में ब्रह्मांड का तापमान कितना था? तो इन्फ्लेशनरी इपॉक में ब्रह्मांड का तापमान 10 टू द पावर 33 केल्विन हो गया था। ओके, तो अब मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशनरी इपॉक है, तो इन्फ्लेशनरी इपॉक इसे क्यों कहते हैं और इन्फ्लेशनरी इपॉक का क्या मतलब होता है? तो इन्फ्लेशनरी इपॉक का मतलब होता है प्रसार युग। ओके, तो एक्चुअली इसमें क्या हुआ था कि इस इपॉक में, इस युग में ब्रह्मांड का बहुत तेजी से विस्तार हुआ, ब्रह्मांड का बहुत तेजी से एक्सपेंशन हुआ, बहुत रैपिड एक्सपेंशन हुआ। ओके, तो इन्फ्लेशनरी इपॉक में क्या हुआ कि इस इपॉक में, इस युग में ब्रह्मांड का बहुत तेजी से विस्तार हुआ, बहुत तेजी से एक्सपेंशन हुआ। तो आप ये मान के चलिए फ्रेंड्स कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब सिंगुलरिटी थी, ओके,
यानी कि जब एकाकी परमाणु था उस समय, जब सिंगुलरिटी थी उस समय इसका आकार कितना था, एक परमाणु से भी छोटा था, एक एटम से भी छोटा था। तो इन्फ्लेशनरी इपॉक में क्या हुआ कि ब्रह्मांड का एकदम से एक्सपेंशन हुआ, एकदम से प्रसार हुआ, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि एकदम से विस्तार हुआ। और ब्रह्मांड का जो साइज था, ब्रह्मांड का जो वॉल्यूम था यानी कि आयतन था, वो एक परमाणु के आयतन से बड़ा होकर एकदम से एक बड़े फल के बराबर हो गया। ओके, तो ब्रह्मांड का जो साइज था वो एक परमाणु के साइज से बड़ा होकर के एकदम से एक बड़े फल के साइज के बराबर हो गया। तो इमेजिन करने में आप लोगों को हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन आप यहां पर टाइम पीरियड भी तो देखिए, ये एक तरह से बिग बैंग हो रहा है। आप ये मान के चलिए कि ये जो सिंगुलरिटी है ये फटी, इसमें एक्सप्लोजन हुआ और उसका एक्सप्लोजन हो रहा है, क्योंकि 10⁻⁻36 सेकंड, यानी कि अभी 1 सेकंड भी पूरा नहीं हुआ है बिग बैंग होने के बाद। ओके, तो 10⁻36 सेकंड इतना छोटा समय है, इतना छोटा समय है जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। यानी कि 1 सेकंड के जब हम 10⁻36 से डिवाइड करेंगे, 1 सेकंड के जब हम इतने भाग करें, तब जाके ये टाइम पीरियड प्राप्त होगा। यानी कि इस टाइम पीरियड को हम प्रैक्टिकल जिंदगी में या अपने मस्तिष्क में इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ओके, सो इतने से कम टाइम पीरियड में क्या हुआ, ओके, सो क्या हुआ इन्फ्लेशनरी इपोक में कि ब्रह्मांड जो कि एक परमाणु के आकार का था, अब अगर हम परमाणु को एक बड़े फल से तुलना करें तो परमाणु एक बड़े फल की तुलना में बहुत ज्यादा अधिक छोटा है, इतना अधिक छोटा है कि उनके मतलब तुलना करना ही संभव नहीं है। और क्या हुआ कि एकदम से ब्रह्मांड एक परमाणु के आकार से बड़ा होकर एक बड़े फल के आकार का बन गया। और उसके बाद ब्रह्मांड का जो एक्सपेंशन था, ब्रह्मांड का जो विस्तार था, वो एकदम से होता गया। और जैसे कि हम सभी जानते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, यानी कि विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना के अनुसार कि आज भी ब्रह्मांड का जो प्रसार है, ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो हो रहा है। ओके, तो चूंकि एकदम से यहां पर ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, इसीलिए ब्रह्मांड का प्रसार हुआ, इसीलिए हम इसे इन्फ्लेशनरी इपॉक या फिर हम इसे प्रसार युग भी कह सकते हैं। सो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको एक बात और याद रखना है कि इन्फ्लेशनरी इपॉक में ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, इस टाइप के पार्टिकल से ब्रह्मांड भर गया था। ओके, तो इस समय ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन्स भी थे, क्वार्क्स भी थे और एंटी क्वार्क्स भी थे। ओके, और इस तरह के और भी पार्टिकल्स ब्रह्मांड में मौजूद थे। ओके, तो मैटर कैसे बनता है? अब आप पूछेंगे कि सर आपने शुरुआत में बोला था कि मैटर तो बिल्कुल भी नहीं था। ओके, जब सिंगुलरिटी थी, ओके, जब सिंगुलरिटी थी उस समय तो सारी की सारी प्योर एनर्जी थी। और प्लैंक इपॉक ने भी आपने कहा कि इस समय पूरी की पूरी प्योर एनर्जी थी, कोई भी मैटर नहीं था। तो अभी इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन भी मैटर है, क्वार्क भी मैटर है। और इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और क्वार्क जो है वो ही आगे जाके मैटर का निर्माण करते हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर अब यहां पे इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स कैसे आ गए और इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे आ गए? तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने आइंस्टाइन का एक लॉ पढ़ा होगा, E=mc²। इसमें E का मतलब, इसमें M का मतलब क्या है? M का मतलब है मास। ओके, C का मतलब क्या है? C का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि बिजली की गति। और E का मतलब है एनर्जी। तो इसका मतलब है कि यदि आप इतने, यानी कि इतने मास का जो मैटर होगा वो इतनी एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ओके, या फिर यदि हम इसे वाइस वर्सा करें तो अब यदि इस इक्वेशन को इस तरह से करेंगे तो ये आप C² को यहां पर ले आए तो E/C²=m, यानी कि यदि इतनी एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जाए तो E/C² बराबर मास पैदा होगा। ओके, यदि इक्वेशन आपको समझ में नहीं आ रही हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहां पर फिजिक्स की क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, यहां पर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। आपको बस ये पढ़ना है कि आइंस्टाइन ने एक लॉ दिया था E=mc²। ओके, जहां पे E क्या है? एनर्जी है, और M क्या है? मास। मास किसका होता है? मैटर का होता है, यानी कि पदार्थ का होता है। तो इस लॉ से ये समझ में आता है कि एनर्जी को मैटर में बदला जा सकता है, जो ऊर्जा है वो पदार्थ में बदल जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार पदार्थ जो है वो ऊर्जा में बदल जाता है, यानी कि ऊर्जा पदार्थ में बदल सकती है और पदार्थ ऊर्जा में बदल सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा थी, तब इसमें से ही कुछ ऊर्जा ने बदलकर क्या बनाया? मैटर का निर्माण किया। तो इस समय ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन्स भी थे, क्वार्क्स भी थे और इस तरह के और पार्टिकल्स भी प्रेजेंट थे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अब आता है इलेक्ट्रोवीक इपॉक। तो इलेक्ट्रोवीक इपॉक में क्या होता है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रोवीक इपॉक शुरू कब होता है?
तो इलेक्ट्रोवीक इपॉक शुरू होता है ब्रह्मांड के बनने से 10⁻32 सेकंड्स के बाद। सो इलेक्ट्रोवीक इपॉक कब शुरू होता है? इलेक्ट्रोवीक इपॉक बिग बैंग के यानी कि ब्रह्मांड के निर्माण से यानी कि बिग बैंग के 10⁻32 सेकंड्स के बाद शुरू होता है। उसके बाद इस समय ब्रह्मांड का टेम्परेचर था 10⁻20 केल्विन, यानी कि यहां पर भी ब्रह्मांड का तापमान बहुत अधिक था। अब फ्रेंड्स यहां पर कौन से की इवेंट्स हुए, यानी कि यहां पर कौन सी बड़ी घटनाएं हुई? तो मैंने आपको बताया था कि जो सुपर फोर्स था, ओके, जो महान बल था, जो सुपर फोर्स था, अभी भी उसमें 2 बल बचे हुए थे। कौन कौन से थे वो 2 बल? तो उनमें से पहला बल था मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि विद्युत चुंबकीय बल, और दूसरा बल था दुर्बल नाभिकीय बल यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो अभी भी सुपर फोर्स में 2 बल थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि विद्युत चुंबकीय बल और वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी कि दुर्बल नाभिकीय बल। ओके, तो अब इलेक्ट्रोवीक इपॉक में क्या हुआ कि ये दोनों बल भी एक दूसरे से अलग अलग हो गए, यानी कि सुपर फोर्स पूरी तरह से खत्म हो गया और ब्रह्मांड को उसके चारों के चारों जो मूल बल हैं यानी कि फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो मिल गए। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स भी इंडिपेंडेंट फोर्स यानी कि एक तरह से स्वतंत्र फोर्स बन गए। ओके, और इसके साथ इलेक्ट्रोवीक इपॉक समाप्त हो जाता है। उसके बाद आता है क्वार्क इपॉक। तो फ्रेंड्स क्वार्क इपॉक कब शुरू होता है? तो बिग बैंग के 10⁻12 सेकंड्स के बाद क्वार्क इपॉक शुरू होता है और इसमें ब्रह्मांड का तापमान गिरकर हो जाता है 10⁻16 केल्विन। अब क्वार्क इपॉक का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि क्या इसकी विशेषता है? तो क्वार्क इपॉक की यह विशेषता है कि क्वार्क इपॉक में क्या था फ्रेंड्स कि इसमें ब्रह्मांड के निर्माण के लिए जितने भी आवश्यक तत्व थे यानी कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे, ओके, तो ब्रह्मांड के निर्माण के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे यानी कि जो भी सामग्री थी वो सारी की सारी सामग्री मौजूद थी। ओके, जैसे कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां पर क्वार्क्स थे, उसके अलावा नेचर के 4 फंडामेंटल फोर्सेस यानी कि जो प्रकृति के 4 मूल बल हैं वो भी यहां पे उपस्थित थे। ओके, तो क्या हुआ कि क्वार्क इपॉक में ब्रह्मांड के निर्माण की जितनी भी सामग्री है वो सारी की सारी सामग्री उपलब्ध हो चुकी थी। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर प्रॉब्लम यह थी कि यहां पर तापमान बहुत अधिक था 10⁻16 केल्विन। तो इतने अधिक तापमान पर जो क्वार्क्स थे, ओके, जो क्वार्क्स थे वो एक दूसरे के साथ जुड़कर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का निर्माण नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो यहां पर टेम्परेचर हाई होने के कारण क्वार्क्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़कर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का निर्माण नहीं कर पा रहे थे। आइए अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। फ्रेंड्स अब इसके बाद आता है हेड्रन इपॉक। तो हेड्रन इपॉक कब शुरू होता है? तो बिग बैंग के 10⁻6 सेकंड के बाद हेड्रन इपॉक शुरू होता है और यहां पर ब्रह्मांड का जो तापमान था वो गिरकर 10⁻10 केल्विन हो जाता है। तो इससे जो पिछला इपॉक था यानी कि क्वार्क इपॉक, उसमें तापमान कितना था 10⁻16 केल्विन, लेकिन अब जो तापमान है वो गिरकर कितना हो गया 10⁻10 केल्विन, यानी कि 10⁻6 केल्विन तापमान कम हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड पहले की तुलना में बहुत अधिक ठंडा हो गया। अब जैसे ही ब्रह्मांड पहले की तुलना में बहुत अधिक ठंडा हुआ तो क्या हुआ कि क्वार्क्स आपस में जुड़े, ओके, और क्वार्क्स ने आपस में जुड़कर बॉन्ड बनाए और क्वार्क्स ने आपस में जुड़कर क्या बनाया? क्वार्क्स ने आपस में जुड़कर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का निर्माण किया। ओके, तो जो क्वार्क्स हैं, क्वार्क्स आपस में जुड़े और क्वार्क्स ने आपस में जुड़कर क्या किया कि प्रोटॉन्स का निर्माण किया और न्यूट्रॉन्स का निर्माण किया। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम यानी कि परमाणु को बनाने में हमारी मतलब जो कि परमाणु को बनाते हैं। ओके, तो क्वार्क्स ने जुड़ के क्या बनाया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का निर्माण किया। ओके, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि वो पार्टिकल्स जो कि एटम यानी कि परमाणु का निर्माण करते हैं। और इसके साथ ही हेड्रॉन इपॉक भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं रेडिएशन एरा यानी कि विकिरण युग के आखिरी 2 युग। ओके, तो लेप्टॉन इपॉक और न्यूक्लियर इपॉक। ओके, जो लेप्टॉन युग और न्यूक्लियर युग हैं वो आखिरी के 2 युग हैं। ओके, तो लेप्टॉन इपॉक कब शुरू होता है? तो बिग बैंग के 1 सेकंड बाद लेप्टॉन इपॉक शुरू हो जाता है और बिग बैंग के 100 सेकंड बाद न्यूक्लियर इपॉक शुरू हो जाता है। अब लेप्टॉन इपॉक और न्यूक्लियर इपॉक में मेजर घटना क्या होती है कि देखिए मैंने आपको बताया था कि यहां पे प्रोटॉन्स बन चुके हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी बन चुके हैं। ओके, अब यहां पर ब्रह्मांड का तापमान जो है वो और अधिक
कम हो जाता है। ओके, और चूंकि अब ब्रह्मांड का तापमान कम हो रहा है, ब्रह्मांड और अधिक स्थिर हो रहा है, तो अब क्या होता है कि जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं वो आपस में जुड़कर न्यूक्लियस का निर्माण कर लेते हैं। ओके, तो सो क्या होता है कि जो प्रोटॉन्स हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो दोनों आपस में जुड़कर न्यूक्लियस का निर्माण कर लेते हैं। न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक। ओके, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आपस में जुड़कर नाभिक का निर्माण कर लेते हैं और इसके साथ ही दुनिया को अपने जो पहले उसके एलिमेंट्स हैं, दुनिया को अपने पहले तत्व हैं वो मिल जाते हैं। तो कौन कौन से थे वो तत्व? तो वो तत्व थे यानी कि वो एलिमेंट्स थे हाइड्रोजन और हीलियम। ओके, तो क्या हुआ कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जुड़े और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने जुड़ के क्या बनाया? न्यूक्लियस का निर्माण किया, यानी कि नाभिक का निर्माण किया। और ये जो नाभिक था वो कौन से एलिमेंट्स का था? तो ये नाभिक हाइड्रोजन और हीलियम एलिमेंट्स का था। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर भी एक प्रॉब्लम थी। यहां पर क्या प्रॉब्लम थी? मेन प्रॉब्लम ये थी कि जो ये न्यूक्लियस थे यानी कि जो नाभिक थे वो न्यूट्रल नहीं थे, वो चार्ज्ड थे। ओके, सो जो न्यूक्लियस थे, जो नाभिक थे वो न्यूट्रल ना होकर, वो न्यूट्रल ना होकर कैसे थे? वो चार्ज्ड थे, यानी कि उन पर चार्ज था। तो अब ये चार्ज क्यों थे? तो ये चार्ज इसलिए थे क्योंकि इस समय भी ब्रह्मांड का तापमान जो है वो बहुत अधिक था। ओके, तो भले ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के जुड़ने के लिए तापमान सही हो गया हो, लेकिन तो भी तापमान बहुत ज्यादा था। ब्रह्मांड में ऊर्जा बहुत ज्यादा थी और ऊर्जा के बहुत ज्यादा होने से क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ज्यादा ऊर्जा थी और बहुत ज्यादा ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन्स पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हाईली चार्ज थे, इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा ऊर्जा थी और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे। और जब इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा चार्ज थे, इलेक्ट्रॉन में इतनी ज्यादा एनर्जी थी, तो उसके कारण जो न्यूक्लियस था, यानी कि जो नाभिक था, तो नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन्स जुड़ नहीं पा रहे थे। और इलेक्ट्रॉन्स जब तक नाभिक के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक न्यूट्रल एटम्स का फॉर्मेशन, न्यूट्रल एटम्स का यानी कि न्यूट्रल परमाणु का निर्माण संभव नहीं था। ओके, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर न्यूक्लियस यानी कि नाभिक का निर्माण तो हो गया, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बन गया और हीलियम का न्यूक्लियस बन गया। लेकिन ये क्या थे? ये दोनों चार्ज थे यानी कि ये दोनों न्यूट्रल नहीं थे। और ये न्यूट्रल क्यों नहीं थे? ये न्यूट्रल इसलिए नहीं थे क्योंकि इनके न्यूट्रल होने के लिए आवश्यकता है कि इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ आकर इलेक्ट्रॉन्स जुड़ जाएं। ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ, क्योंकि देखिए आप यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, तो यदि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन न्यूक्लियस के साथ, इन नाभिक के साथ जुड़ जाएंगे तो ये जो एटम बनेगा ये एक न्यूट्रल एटम होगा, एक न्यूट्रल परमाणु होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा चार्ज थे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड का तापमान बहुत ज्यादा था, ब्रह्मांड के पास बहुत ज्यादा ऊर्जा थी। तो इस ऊर्जा और ये तो ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा ऊर्जा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा सुपर चार्ज थे, जिसके कारण ये ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे। और ये इतने ज्यादा चार्ज थे, इनके पास इतनी ज्यादा ऊर्जा थी कि ये किसी भी एटम के साथ यानी कि किसी भी नाभिक के साथ, किसी भी न्यूक्लियस के साथ जाकर बंध नहीं पा रहे थे। और इसके कारण क्या समस्या आ रही थी? इसके कारण ये समस्या आ रही थी कि हमें भले ही नाभिक मिल गए थे, यानी कि क्या हुआ? पहले एलिमेंट्स तो बन गए, हाइड्रोजन बन गया, हीलियम बन गया, लेकिन ये अभी भी न्यूट्रल एटम्स नहीं थे, यानी कि ये न्यूट्रल परमाणु नहीं थे। ओके फ्रेंड्स, यदि किसी को ये बात समझ में नहीं आई हो, क्योंकि ये बात थोड़ी सी डिफिकल्ट है समझने में, तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं और जिनको समझ में आ गई हो वो इस चीज को स्किप कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। तो क्या हुआ कि जो क्वार्क्स थे, क्वार्क्स ने जुड़कर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का निर्माण किया और जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे उनने मिलकर क्या किया? उन्होंने मिलकर न्यूक्लियस का निर्माण किया, यानी कि नाभिक का निर्माण किया। अभी जो नाभिक थे वो एक तो हाइड्रोजन के थे और हीलियम के थे। ओके, अब फ्रेंड्स नाभिक जो होते हैं, न्यूक्लियस जो होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ओके, प्रोटॉन के कारण वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और यदि ये जो न्यूक्लियस हैं, ये जो नाभिक हैं, इनको हमें न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल परमाणु में बदलना है तो आवश्यकता होती है कि इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ में आकर के जुड़ जाएं। और यदि इलेक्ट्रॉन इनके साथ आकर जुड़ जाएंगे तो अब देखिए प्लस माइनस, तो क्या होगा? न्यूट्रल एटम यानी कि न्यूट्रल परमाणु बन जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड में ऊर्जा इतनी ज्यादा थी
जिसके कारण जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे ये बहुत ज्यादा चार्ज थे, यानी साधारण भाषा में इन इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ज्यादा ऊर्जा थी। तो इतनी ज्यादा ऊर्जा के कारण ये परमाणु के साथ जुड़ नहीं पा रहे थे, ये ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे और ये परमाणु के साथ नाभिक के साथ यानी न्यूक्लियस के साथ नहीं जुड़ पा रहे थे। और जब इलेक्ट्रॉन्स एक नाभिक के साथ एक न्यूक्लियस के साथ नहीं जुड़ रहे थे तो हमें न्यूट्रल एटम्स यानी कि न्यूट्रल परमाणु प्राप्त नहीं हो रहे थे। और इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो इपॉक है ये भी समाप्त हो जाते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं। सो फ्रेंड्स ये फैक्ट ये है कि इस अवस्था में अभी हम जिस पीरियड की बात कर रहे हैं इस पीरियड में ब्रह्मांड ओपेक था। ओके, ब्रह्मांड कैसा था? ओपेक था। ओपेक का मतलब क्या होता है? अपारदर्शी। अपारदर्शी को समझने के लिए आप ये समझिए कि ये एक कमरा है। ओके, एक रूम है और इस रूम में कहीं भी कोई खिड़की नहीं है, कोई भी दरवाजा नहीं है। अब यहां पर एक मनुष्य खड़ा हुआ है, तो क्या ये मनुष्य और ये जो दीवार है ये किसकी बनी है? ईंट पत्थर की बनी है। तो क्या ये मनुष्य इस दीवार के आर पार देख सकता है? नहीं देख सकता। तो ओपेक का मतलब है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, जो कि अपारदर्शी हो, जो कि पारदर्शी ना हो यानी कि ट्रांसपेरेंट ना हो। तो शुरुआती दौर में हमारा ब्रह्मांड यानी कि जिस दौर की अभी हम चर्चा कर रहे थे ओपेक था। ओपेक था यानी कि वो अपारदर्शी था। और अपारदर्शी था इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में एक तरह से लाइट नहीं थी। ओके, तो यदि मैं सीधी भाषा में सिंपल भाषा इस्तेमाल करूं तो शुरुआत में हमारा ब्रह्मांड, यदि हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो मैं ये कहूंगा कि ब्रह्मांड ओपेक था या ब्रह्मांड अपारदर्शी था। ओके, और यदि मैं एक सीधी भाषा में बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि ब्रह्मांड में लाइट नहीं थी। ओके, यानी कि उस समय ब्रह्मांड में देखा नहीं जा सकता था। तो अब आप लोगों का लिए एक असाइनमेंट है और वो असाइनमेंट ये है कि आपको ये पता लगाना है कि उस दौर में ब्रह्मांड ओपेक क्यों था, यानी कि ब्रह्मांड अपारदर्शी क्यों था। ओके, तो उस दौर में ब्रह्मांड में देखा क्यों नहीं जा सकता था, ब्रह्मांड ओपेक क्यों था, अपारदर्शी क्यों था। तो आप सब लोगों का असाइनमेंट है, आप सभी लोगों को आप सभी लोग इसका आंसर ढूंढें और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दें। और फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट और ये है कि अभी तक जो पिछली वीडियो के नोट्स मैंने नहीं डाले थे वो उस वीडियो के नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो उस वीडियो के नोट्स का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस वीडियो के नोट्स और जो पहली वाली वीडियो थी ज्योग्राफी की उस वीडियो के नोट्स भी डाउनलोड कर लें। आपको फिर से ज्योग्राफी का पहला लेक्चर खोलने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में ज्योग्राफी का पहला और दूसरा लेक्चर दोनों के नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। हालांकि मैं ज्योग्राफी के पहले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स की लिंक डाल दूंगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल सेलेक्ट करें। अब फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।